हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। बातचीत एंड एक्सक्लूसिव टॉक के बेहतरीन सफर में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारी कोशिश है कि आप सभी के लिए अनुभवों के उस मंच को तैयार किया जाए जिसके होने मात्र से ही आपके, मेरे और हम सब के व्यक्तित्व में कुछ निखार देखने को मिल सके। और इसीलिए मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पीयूष कुमार। और बातचीत के इस क्रम में आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अचला पांडे मैम। She is an assistant professor in the Department of Hindi at Bundelkhand University, Jhansi. Along with this, she is a remarkable orator, a published author, the coordinator of a Women's Study Center, and the warden of a girls' college. So, without wasting time, let's dive into the experiences shared by Dr. Achla Pandey, ma'am. नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार मैम, अपनी प्रारंभिक जीवन यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले तो बातचीत की श्रृंखला में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। प्रारंभिक जीवन के बारे में, देवरिया जिले के पास एक गांव है ऊधोपुर, वहाँ मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी देवरिया में हुई, जिसमें लोअर केजी से लेकर क्लास 5 तक की शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, 6 से इंटर तक की शिक्षा कस्तूरबा बालिका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देवरिया में हुई। बीए की पढ़ाई भी हमने देवरिया में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से किया और परास्नातक मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया और वहीं मैंने रिसर्च कार्य भी संपन्न किया। उसके बाद 2006 में मैं नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज में अध्यापन कार्य शुरू किया और 2006 से लेकर 2016 तक अनवरत अध्यापन कार्य चलता रहा और 2016 में मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में झांसी में आ गई। मैम, आप हमारे शो में तीसरी गेस्ट हैं। इससे पहले प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर और डॉक्टर श्वेता पांडे मैम ने अपने अनुभवों को हमारे मंच पर साझा किया। आप तीनों में एक बात कॉमन है कि आप तीनों ने अपनी उच्चतम शिक्षा जो है वो गोरखपुर से संपन्न की है। तो क्या गोरखपुर के पानी में कुछ खास बात है या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? चूँकि वहाँ पे जो जन्म स्थान है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से बढ़कर कोई विश्वविद्यालय लगता नहीं। हमेशा अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है और वहाँ जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उच्च स्तर पे तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है और कोई कारण नहीं है। हर किसी के जो लगाव होता है अपनी जन्मभूमि से होता है और चूँकि संयोगवश हम सभी की जन्मभूमि वहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। मैम, आपने अपनी हायर एजुकेशन हिंदी साहित्य से संपन्न की है, तो साहित्य के प्रति लगाव आपको जीवन में कैसे आया? साहित्य के प्रति लगाव तो मेरा था कि चूँकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे परिवार में सभी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहन, और लगातार घर में साहित्यिक वातावरण बना रहा, जिसकी वजह से रुचि हो जाना, पैदा होना स्वाभाविक है। उसमें विशेष रूप से वैसे तो मेरा विषय संगीत भी रहा है, संस्कृत भी रहा है, लेकिन साहित्यिक अभिरुचि में इसलिए और भी ज़्यादा उत्पन्न हो गई क्योंकि रामचरितमानस से, गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा वो मेरे जीवन के लिए अगर कहा जाए तो बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है, जिससे मैं निरंतर कुछ सीखती रहती हूँ। तो साहित्यिक अभिरुचि मेरी वहाँ से शुरू होती है, जिसमें मूल पारिवारिक पृष्ठभूमि है और ये दो साहित्यिक पुस्तकें हैं। रामायण, रामचरितमानस तो उसमें मूल रूप से रहा और साहित्यिक पुस्तकों में जैसे प्रेमचंद के उपन्यास हैं, गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, इन सबों को पढ़ते रहने के बाद या छोटी छोटी कहानियों को पढ़ने के बाद लगा कि हिंदी साहित्य में अपनी रुचि ज़्यादा हो सकती है ताकि इसमें जीवन की व्यापकता मूल रूप से समाहित है। मैम, अक्सर हम सोचते हैं कि हिंदी साहित्य सिर्फ महान अनुभवों से बनता है, परंतु अगर वास्तविकता देखी जाए तो सबसे गहरी कविताएं, सबसे गहरी रचनाएं जो हैं वो चाय की प्याली, स्टेशन की भीड़ और खामोश रास्ते पर ही बनती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाय की प्याली और खामोश रास्ते, अब वो दौर थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। मैं अपने बचपन की भी बात बताऊं कि जब मैं यात्रा करती थी तो उस समय हमने खुद अनुभव किया है कि जो ट्रेन में चढ़ने की कतार थी वह कुछ लंबी होती थी और ट्रेन में बैठने के साथ पुस्तकों का पढ़ना, चूँकि नंदन, चंपक
ये सब ऐसी पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं आती थीं जिसमें उसमें सीखने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा होता था बच्चों के लिए। और जब रेल पटरी पर हम जाते थे, क्रॉस करते थे, या उसको हम नहीं भी कहें, आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम टिकट घर में देखते हैं कि लंबी लाइन खड़ी होती थी, तो वहाँ लोगों से बातचीत करने में जो अनुभव उत्पन्न होता था, जीवन की कुछ एक सोच उत्पन्न होती थी, जहाँ से हमें कुछ लिखने की प्रेरणा मिलती थी। और यात्रा के दौरान जीवन के ऐसे कटु अनुभव होते थे कि यात्रा में कुछ सुखद अनुभूतियां भी होती हैं, कुछ दुखद अनुभूतियां होती हैं। ये कहा भी जाता है कि साहित्य अगर हम घर में बैठकर सुख सुविधाओं के बीच में बैठकर लिखते हैं तो शायद हम समाज को कुछ नहीं दे पाते हैं। यदि अगर जीवन के दुख का, यात्रा के दुख का अनुभव करना है, उसको हमको लिखना है, तो उस यात्रा को करनी पड़ेगी। जैसे ट्रेन में किस तरह की असुविधाएं होती हैं वो यात्रा के दौरान ही हमें समझ में आ सकता है, या सड़क पर हम चल रहे हैं तो जब हम ऑटो में बैठते हैं तो उसमें भी जीवन हमारा कभी कभी ऐसा कष्टकारक होता है, उस अनुभव को भी हमको साझा करना ही होता है। तो लिखने के लिए हमको समाज के बीच में जाना ही पड़ता है, जहां बैठकर हम अपनी बातचीत करेंगे और उसके आधार पर हम अपने अनुभवों को साहित्य में हम व्यक्त भी करते हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि हिंदी साहित्य सिर्फ एलीट क्लास तक सिमट कर रह गई है? मतलब तकनीक के इस दौर में क्या साहित्य की जो पहुंच है वो हर व्यक्ति तक जा पा रही है, या पुस्तकों की ये दुनिया सिर्फ एक विरासत बनकर रह गई है? नहीं, इसको मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि साहित्य की परिभाषा ही अगर देखी जाए तो साहित्यस्य भावः साहित्यम, जिसमें सहित का भाव है। और वह सहित का भाव क्या है? मानव मानव का प्रेम है, मनुष्य का प्रकृति से प्रेम है, भाषा का भाषा के साथ प्रेम है, या हम आपस में जीवन में जितनी मनुष्य का समाज के साथ प्रेम है, या समाज साहित्य का दर्पण है, इसीलिए कहा जाता है। और कभी कभी जब समाज साहित्य का दर्पण होता है तो साहित्य भी समाज का दर्पण होता है। तो उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहित्य केवल एलीट क्लास के लिए ही है। साहित्य तो मानवता की बात करता है, और वह संवेदना का विकास है साहित्य, जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, कि एलीट क्लास तक नहीं है। कभी कभी हम रामचरितमानस की ही बात ज्यादातर करते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि वह रामचरितमानस का जो अधिकांश चौपाइयाँ या दोहे लोग व्यक्त करते हैं, वह अशिक्षित लोग भी करते हैं, शिक्षित लोग भी करते हैं, और शायद अशिक्षित और ग्रामीण परिवेश के लोग ज्यादा करते हैं। तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि वह सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही है और पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, क्योंकि साहित्य एक अनुभव है और हर व्यक्ति अपने अनुभव को साझा करता है। और जब हम उस अनुभव को व्यक्त करते हैं, उनकी अनुभूतियां जब हमारे तक पहुंचते हैं, जिसको हम सहानुभूति कहते हैं, सह की अनुभूति जब होती है तो वह साहित्य में जाता है। और उसको पढ़ने वाला हर क्लास के लोग होते हैं, जिसको पढ़ने के साथ उनको अनुभव होता है कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है। तो ऐसा नहीं है, साहित्य सभी वर्ग के लिए है, वो शिक्षित के लिए भी है, अशिक्षित के लिए भी है। जहाँ तक आपने पुस्तकों की बात की है, तो पुस्तक सब पढ़ते हैं। पुस्तकों का एक अपना जो कहा जाता है कि एक जीवन भी है पुस्तकों का भी, क्योंकि हम कहते हैं कि पुस्तकें मुझे कहती हैं कि पहले आप मुझे पढ़िए तो मैं जीवन बदल दूंगा। और देखा भी जाए तो पुस्तकें हमसे संवाद करती हैं, और जब हम पुस्तकों के एक एक पृष्ठ को बदलते हैं, पन्ने को बदलते हैं, तो उसके एक एक पृष्ठ हमारे अंतरात्मा तक पहुंचते हैं, उसकी एक एक लिखावट मेरे अंतरात्मा तक पहुंचती है, और उस लिखावट से हमारी दशा और दिशा दोनों परिवर्तन होने की संभावना होती है। तो साहित्य तो सभी के लिए है, जिसमें सहित का भाव है, सामंजस्य का भाव है, सौमनस्य का भाव है, सदाशयता का भाव है, सदाचार का भाव है। तो साहित्य से बढ़कर तो कोई बात नहीं होती है। कई लोगों के मन में ये भ्रांति थी, पर निश्चित तौर पर अब ये दूर हो गई होगी। मैम, आप महिला अध्ययन केंद्र की समन्वयक भी हैं, तो आसान भाषा में ये केंद्र क्या है और ये क्या काम करता है, मुख्य तौर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में? जी, जो महिला अध्ययन केंद्र है, 2021 में उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार यह केंद्र खोला गया, और उनका निर्देश था कि यह केवल औपचारिक केंद्र ही ना बनकर रह जाए, ये ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को भी इसके माध्यम से शिक्षित करने का कार्य किया जाए, और इसमें महिलाओं से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
आत्मनिर्भरता की बात की जाती है। और इसमें लेकर के मैंने कुछ काम भी किए। मेरी एक पूरी कमेटी है कि केवल मैं ही नहीं, कमेटी भी हमारी जाती रहती है गांव में, जो विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए गांव हैं। वहाँ उस गांव में हम लोग जाते हैं और वहाँ की बालिकाओं को हम लोग जागरूक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो कभी कभी लड़कियों को बाहर शिक्षित करने के लिए नहीं भेजना चाहती हैं कि घर में रहकर बैठकर पढ़ाई करो। और आत्मनिर्भरता के लिए उनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाती हैं कि इससे इसका जीविकोपार्जन भी किया जा सकता है। तो जब हम लोग गांव में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग महिला ग्राम प्रधान को बुलाते हैं, फिर वो आंगनबाड़ियों को बुलाती हैं। महिला ग्राम प्रधान क्षमता संवर्धन योजना के तहत हम लोग कार्यक्रम करते हैं और वहाँ भी हम लोग गांव की जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। बातचीत के दौरान उनके लिए शिक्षा से संबंधित हम लोग बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बात करते हैं, उनके खान पान से संबंधित बात करते हैं कि किस चीज को खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैसे तो आजकल एक रोग की बात की जाती है कि जीवन में अब रोग व्याधि कुछ ज्यादा हो गया है। तो रोग व्याधि ज्यादा होने का स्वाभाविक कारण भी है, क्योंकि हमारे पास जो खान पान की सामग्री है उसमें भी शुद्धता नहीं है। जब सब्जियों में इंजेक्शन लग रहा है तो मनुष्य को इंजेक्शन लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम कैसे उससे बच सकते हैं इसके प्रति हम उनको जागरूक करते हैं। और उनके पास ऐसे अनेक संसाधन हैं जिसके माध्यम से वो अर्थोपार्जन कर सकती हैं, लेकिन वो तरीके उनको नहीं पता होते हैं। तो जब हम लोग जाते हैं तो चूंकि मैं तो साहित्य की विद्यार्थी हूँ और मेरा ये रहता है कि कुछ दृष्टांतों के माध्यम से उनको उदाहरण के तौर पे समझाते हुए उन बालिकाओं के और उन महिलाओं के दिमाग में ऐसी बात करें कि बाहर ही निकल करके अर्थोपार्जन नहीं किया जा सकता है, बल्कि गांव में भी रहकर हम अर्थोपार्जन कर सकते हैं। मैं जरूर एक कहानी का जिक्र करना चाहूंगी। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है, भित्ति चित्र की मयूरी। मैं जब भी गांव में जाती हूँ इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ, ये दृष्टांत देती हूँ। मैं संक्षिप्त में उसको भी कहना चाहूंगी कि भित्ति चित्र की मयूरी में फूलमती एक पात्र है और वो जो दीवारों पर कलाकारी की जाती है, जो कपड़े पर कलाकारी की जाती है, उसमें वो सिद्धस्थ है। एक दिन ऐसा होता है कि दिल्ली के ट्रेनिंग स्कूल से कोई आता है और उनकी कलाकारी बहुत अच्छी लगती है, तो फूलमती की माँ को लेकर के जाते हैं। फूलमती की माँ जाती है तो गांव के लोग प्रसन्न होते हैं कि दिल्ली में हमारे जैसे छोटे शहर का नाम हो रहा है, गांव का नाम हो रहा है। लेकिन गांव के लोग प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वह फूलमती प्रसन्न नहीं होती है। वो कहती है कि जो हमारा रोजगार है हमारे गांव में ही, वो गांव के गलियारों से होकर के शहर में जाए, तो वो दुखी होती है। और जब उसकी माँ दिल्ली से आती है, फिर कुछ दिनों तक वह पटना भी जाती है, पटना से आती है, गांव के लोग उसका सम्मान करते हैं। फूलमती प्रसन्न नहीं होती है तो सब लोग उसके अप्रसन्नता का कारण पूछते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, इससे गांव का नाम हो रहा है, लेकिन मुझे भी आप लोग जाने की बात कर रहे हैं कि मैं चलूं और वहां पे जाकर के बड़े शहरों में जाकर के ट्रेनिंग दूं, लेकिन मैं अपने बाप दादा के डीह को, ये शब्द, ये वाक्य मुझे बड़ा प्रभावित करता है कि मैं अपने बाप दादा के डीह को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यानी यानी जो मेरे पूर्वजों की जमीन है उस पर रह करके जब मैं काम करूंगी तो मेरे गांव का नाम गांव के गलियारों से होते हुए वह शहर तक जाएगा और शहर से वो महानगरों तक जाएगा और महानगर से होते हुए वह राजधानी तक जाएगा। तो जब मैं इस तरह के दृष्टांत को प्रस्तुत करती हूँ उन गांव की बालिकाओं के समक्ष या महिलाओं के समक्ष, तो वो बड़ा प्रभावित होती हैं और वह बड़े ही सायास और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने उस गुणों का बखान भी करने लगती हैं। जैसे किसी के भीतर सिलाई के गुण हैं, किसी के भीतर बुनाई के गुण हैं, कोई अच्छा खाना बनाता है, कुछ महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं, तो उनको वो समझ में आता है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, जीविकोपार्जन किसी भी तरह से हो सकता है। और आज के समय में यह है भी कि आत्मनिर्भरता जो हमारी सबसे बड़ी बात कही जाती है, क्योंकि जो हमारी आधारशिला है इसी के नींव पर खड़ी होती है। तो
आत्मनिर्भरता को वो समझ पाती हैं और उसके लिए वो प्रयास भी करती हैं, और उसका हमको परिणाम भी देखने को मिलता है कि हमारे विश्वविद्यालय में वो ग्रामीण परिवेश की लड़कियां शिक्षित होने के लिए आती हैं, और जब उनको हम विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कराते हैं तो और भी ज़्यादा उत्सुक होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और अन्य भी बालिकाओं को जाकर के प्रेरित करती हैं। हमारे राज्यपाल महोदया का यह मूल रूप से उद्देश्य भी था कि जो हमारे प्रेरणादायक स्रोत हैं उनके माध्यम से लोगों के ऊपर कितना असर पड़ता है। तो हम लोग जैसे यहाँ ये तो झांसी तो लक्ष्मीबाई की भूमि कही जाती है, वो तो सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे भी हम लोग उदाहरण देते हैं तो उन लड़कियों के भीतर अंदर से जागरूकता उत्पन्न होती है और वो कमोवेश अपने तरह के कई लोगों को प्रेरित करने का कार्य करती हैं, जो हमारे महिला अध्ययन केंद्र के स्थापित होने का मूल उद्देश्य है। और जब उसका हम परिणाम देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये कुछ कार्य हो रहा है, और ये हमारी सभी टीम मिलकर के करती है। मैम, आपने फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी में एक डीड़ शब्द का जिक्र किया है, उसका डीह वो जमीन की, जो उनकी अपनी जमीन है। डीह मतलब वो स्थान होता है कि हम अपने पूर्वजों के स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि प्यारी होती है, तो वो अपने जन्मभूमि को छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि एक प्रभु श्री राम जी के लिए कहा भी जाता है कि वह जब लंका पर विजय पाते हैं तो विभीषण जी उनको लंका के राज्य की बात करते हैं कि आप यहाँ रहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि हमारी जन्मभूमि जो होती है वह किसी भी स्वर्ग से बढ़कर है। हमारी जन्मभूमि ही हमारी स्वर्ग है, जो उस फूलमती के उस वाक्य में हमको देखने को मिलता है। महिला अध्ययन केंद्र की जिम्मेदारी लेने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन यही आया है कि जो कार्य हम लोग लेकर के निकलते हैं गांवों में, योजनाओं से जो परिचित कराते हैं, उन बालिकाओं और महिलाओं के भीतर वो सारी चीजें समाहित होती हैं और उस पर वह कार्य करती हैं, और उसके परिणाम हमको आते हुए देखकर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास पुस्तकें नहीं पहुंच पाती हैं, उसके लिए महिला अध्ययन केंद्र में एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है, जो महिलाएं आकर के खुद इशू करा करके उसको लेके जाती हैं, पढ़ती हैं, और अगर अपने नहीं भी पढ़ पाती हैं तो अपनी बच्चियों से वो कहती हैं तुम इसको पढ़कर हमको सुनाओ। तो पढ़कर सुनाने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज सुनते हैं तो सुनने के साथ हम उसको आत्मसात करते हैं, और कोई भी चीज शायद पढ़ने से उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है जितनी प्रभावशाली वह हमारे लिए सुनने के बाद हो जाती है। तो जो श्रवण कला है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि सुनने का प्रभाव उन महिलाओं के भीतर भी होता है, और उसको सुनने के साथ साथ उसका परिणाम हमारे सामने, वो बालिकाएं हमारे सामने होती हैं, वो लड़कियां जो घर से नहीं निकल पाती थी वो हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। तो ये परिवर्तन मुझे सबसे बड़ा परिवर्तन लगता है। बिल्कुल मैम, और सुनने की जो परंपरा है वो तो हमारी पौराणिक परंपरा है, श्रुति परंपरा जी, सुन के ही आगे बढ़ाए गए हैं। मैम, एक समय था 90s का जब शिक्षा का दर कम था, जागरूकता का दर कम था। वहीं अगर आज की बात की जाए तो शिक्षा और जागरूकता दोनों ही समान गति से आगे बढ़ रही हैं, और जो महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां हैं वो भी समय के साथ बदलती रहती हैं। तो जब आप एक स्टूडेंट थी तब महिलाओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती थी, और अब जब आप टीचर हैं तो आपकी स्टूडेंट्स के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जब हम लोग विद्यार्थी थे वो परिवेश का भी असर पड़ता है, परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, और शायद विकास इतनी तेजी से नहीं हो रहा था। फिर भी जो शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो शिक्षा का दौर कभी कम नहीं रहा है, और हम लोग भी, मैं तो अगर 90 के दशक की बात करूं तो मैं तो उस समय छोटी थी, लेकिन जो हमारी बड़ी बहनें हैं, अगर हम सन 78 और 77 की बात करें तो उस समय भी वो लोग परास्नातक किया था, क्योंकि हमारे पिताजी का मानना था शुरू से कि जब बच्चियां पढ़ लिख लेंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तभी मैं विवाह करूंगा। विवाह की बात भी वो नहीं सोचते थे, और वो यही कहते थे कि लड़कियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो किसी परिवार के माध्यम की बात अगर हम ना करें तो हमारे भीतर से भी एक इच्छा होती है, क्योंकि हमारी बात अगर की जाती है तो हम 10 भाई बहन हैं और सभी उच्च शिक्षा में जुड़े हुए हैं, और जब सभी नौकरी करने लगे तो हम लोग एक दूसरे को देख करके पढ़ाई करते थे।
और हमारे समय में चूंकि देवरिया बहुत छोटी जगह थी, कहीं भी निकलने पर किसी को भी पता चल जाता था। लेकिन शिक्षा के दौर में जब अगर लड़कियां शिक्षित होने के लिए निकलती थी तो कभी कोई कुछ कहता नहीं था और हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करता था। तो शिक्षा का असर कभी कम नहीं रहा है। और आज के समय में हम देखते हैं कि लड़कियों के पास, हम लोगों के पास अगर हम बात करें तो शायद संसाधन कम थे। जैसे आज तकनीकी युग में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, आज वो उपलब्ध हो रही हैं। शिक्षा के लिए जो जो पुस्तकें हम चाहते हैं वो हम सोशल मीडिया में या गूगल से हम सर्च करके उसको ले लेते हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि जो पुस्तकें हम उसमें पढ़ते हैं, अगर हम पुस्तकें खरीद लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कि जैसा अभी हमने आपको बताया भी कि जब हम पुस्तकों को पलटते हैं, उसके एक एक पन्ने को स्पर्श करते हैं, तो उसका एक एक पन्ना हमारे हृदय को छूता है। चुनौतियां तो हर समय में रहती है। अगर हम अपने समय की बात करें, हम आज की बात करें, तो किसी भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। और एक महिला के लिए तो और भी चुनौती, जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षक के रूप में आप बच्चियों के साथ हैं तो आपको महसूस होता है। तो स्त्री अंततोगत्वा स्त्री है, उसको हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धैर्य, साहस और संयम ऐसी चीज है जो हमें हमेशा मुश्किल की घड़ी से उबारने का प्रयास करती है। और अगर जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं किया तो फिर जीवन ही जीने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम चुनौती का सामना करके कुछ उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो हमारे जो सुख हैं वो दोगुने हो जाते हैं। लेकिन बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के अगर हमको कुछ उपलब्धि मिलती है तो शायद उस सुख का हमको आनंद नहीं मिलता है। तो हम सुख और दुख दोनों का साक्षात्कार करते हुए चलते हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए चलते हैं, तो शायद हमारा जीवन बहुत ही प्रभावशाली होता है और हम अपने आप को स्थापित करने में सक्षम होते हैं। और लगभग सभी लड़कियों के दिमाग में ये बात होती है कि यदि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहिए। और उस शिक्षा प्राप्त करने में अगर हम निकलते हैं तो समाज में बहुत सारी चीज़ों को सुनना भी पड़ता है, जो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मेरा मानना है कि मैं प्रकृति से भी बहुत प्रेम करती हूँ और मैं गंगा के उस अविरल प्रवाह को देखती हूँ कि गंगा में जब तमाम कचरे डाले जाते हैं तो माँ गंगा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो कचरे को दोनों तरफ किनारे करती है। और उसके माँ गंगा की गोद में चट्टान जो आते हैं वो बाधा रूपी चट्टान होते हैं, वो उस गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए होते हैं। तो मैं उस अविरल प्रवाह को देखती हूँ कि या तो माँ गंगा उस चट्टान को उछाल मारकर आगे चली जाती हैं या अपनी धारा मोड़ करके वो दोनों तरफ से आगे निकल जाती हैं। क्योंकि गतिशीलता उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वो किसी के कहने सुनने पर नहीं जाती। तो ये स्वाभाविक है कि जब भी व्यक्ति या तो विद्यार्थी जीवन में रहा हो या नौकरी के जीवन में रहा हो तो सुनना तो पड़ता है। लेकिन अगर सब कुछ सुनते चलेगा तो फिर अपने जीवन को वो प्राप्त नहीं कर सकता, लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने धैर्य और साहस की बात की, क्योंकि इस चीज को सुनते समय कई लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम निकल पड़े हैं कुछ पाने के लिए तो उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। बिल्कुल मैम, आप अभी संघर्ष की बात कर रही थी और संघर्ष की सबसे खास बात ये है कि अगर आपने संघर्ष किया है तो आपकी सफलता जो है वो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन अगर आपने बिना संघर्ष किए किसी उपलब्धि को पा लिया है तो कहीं ना कहीं वो जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना आज के समय में बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है और ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है तब जब आप एक महिला हो, क्योंकि कहीं ना कहीं घर, परिवार, बच्चे और काम के बीच एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी? मैं ये प्रश्न इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो हर उम्र के हैं, तो क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? जी, अभी मैंने उसको बताया भी है कि एक महिला के रूप में काम करना और मेरे लिए तो विशेष रूप से ये चुनौती परक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गोरख में हैं, वो नेशनल पीजी कॉलेज बढ़लगंज में, डिग्री कॉलेज में वो प्राचार्य के पद पर हैं। तो चूंकि हमारे पति गोरखपुर में हैं, मैं यहाँ हूँ, बेटा मेरे साथ रहा, 6 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई उसने सीकेसी कॉलेज में की है। तो एक जीवन में ऐसा मोड़ भी आता है कि कभी कभी
लगता है कि सब कुछ ये क्या है, जब परिवार में लोग दूर दूर पे हैं तो ये फिर नौकरी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि परिवार को मैनेज करना, परिवार को संभाल कर चलना, तो परिवार विश्वास का पर्याय है। कि अगर परिवार है तो विश्वास उसका उसकी प्रबल शक्ति है, और हमको जो शक्ति मिलती है वो हमको अपने परिवार से मिलती है। लोगों का भी मेरे ऊपर विश्वास है और मेरा भी विश्वास परिवार के ऊपर है। और विशेष रूप से मेरे यहाँ पहुँचने तक का जो सफर है और जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, विशेष रूप से मैं अपने पति को ही धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ आगे करना है तो फिर परिवार का मोह छोड़ना होगा, घर में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम कहीं भी रहोगी अपनी सफलता, जो तुम्हारे लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करोगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन साथ साथ दोनों को बैलेंस करना इस तरह से कि अंतोगत्वा स्त्री स्त्री ही है, कि वह काम से लौट कर फिर घर के कार्य में व्यस्त होती है। वो लगता है कि कहीं मेरा बच्चा है तो मेरे बाहर निकलने पर और नौकरी करने पर कहीं इसका भी भविष्य प्रभावी ना हो। इसलिए मैं पूरा का पूरा समय यहाँ से जाने के बाद पूरा का पूरा समय अपने बच्चे पर देती थी, परिवार पर देती थी। दूर होने के कारण आजकल तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर एक साथ व्यक्ति मिल नहीं पाता है तो फोन की सुविधा ऐसी है कि हम फोन पर बात कर लेते हैं। फोन से भी नजदीकी होती है क्योंकि जीवन में संवाद का बहुत बड़ा स्थान है। और फोन के साथ साथ जो वीडियो कॉलिंग है, हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसके साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। चुनौतियां तो बहुत आती हैं, लेकिन उसमें हम लोग बहुत बराबरी से, उसमें एक का योगदान नहीं है, पूरे परिवार का योगदान होता है। चाहे वो बच्चे का हो, पति का हो, घर में और भी जो सास हैं, ससुर हैं, बहन हैं, भाई हैं, सभी का योगदान होता है एक दूसरे के आगे बढ़ने में। तो परिवार को मैनेज करना ये भी लगता है कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कि अधिकांश लोगों के होता है कि ये नौकरी कर रही है तो पता नहीं इसके घर के कार्यों में मन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि माना जाता है कि घर जो है वो गृहिणी से ही है, तो खाना बनाना उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैं सब करती हूँ और मैं लोगों को कहती हूँ कि जीवन में सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए और जीवन में कभी किसी का बैसाखी का सहारा नहीं लेना चाहिए। और हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मूर्ख है वह मनुष्य जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो। तो अपनी निर्भरता अपने हाथ में, जीवन में अगर हमको सब कुछ आता है तो हम सब कुछ करके अपना कार्य संपन्न करते हैं और परिवार में भी जो है वह संतुलन बना रहता है। मैम, आप गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी हैं, तो हॉस्टल को संभालते वक्त क्या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, क्या कुछ चुनौतियां होती हैं जो अमूमन देखी जाती हैं? जी, महिला छात्रावास की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर हम घर से बात करें तो अपने अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में समानता नहीं होती है। तो छात्रावास में आने वाली जो छात्राएं हैं उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी एक-एक चीज़ से, क्योंकि अनेक प्रांत से वो छात्राएं आती हैं और उनमें सामंजस्य बनाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग 1 महीने तक उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी बातचीत को समझते हैं और एक दूसरे से परस्पर सहयोग की बात करते हैं। और हमेशा हम ध्यान देते हैं कि वो जब घर से दूर आते हैं तो उनको अपने माता-पिता की याद ना आए, जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करने के लिए आते हैं उसको वो पूर्ण करके जाएं। और इसके लिए हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि उनकी जो सुविधाएं हैं हम लोग उपलब्ध कराएं। कहीं भी अगर कुछ छात्राएं ऐसी हैं जिनके पढ़ने की सुविधा तो नहीं है और ऐसे परिवार से हैं, तो वो भी हम लोग किताब और मैं पैसे रुपए से भी हम लोग सहयोग करते हैं उनका, कि किताबों के माध्यम से भी, कि उनको पढ़ने में कहीं कोई असुविधा ना हो। खान पान पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जब वो अस्वस्थ होती हैं तो भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं जैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं उसी तरह के ये अपने बच्चे हैं। और जब हम सभी बच्चों में अपने बच्चे का चेहरा देखेंगे तो समस्याएं कहीं नहीं आती, क्योंकि फिर हम एक मातृत्व भाव उनको मिलता है और उनसे हमें पुत्रवत स्नेह भी मिलता है, पुत्रीवत स्नेह भी मिलता है। मैम, एक चीज़ होती है फियर ऑफ स्टेज।
मंच का भय, ये एक आम बात हो गई है आज के समय में, और उम्र का इससे कुछ खास लेना देना है नहीं, क्योंकि ये भय हर उम्र के इंसान में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो इस डर को दूर भगाने का क्या कुछ उपाय है? क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी वक्ता भी हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? नहीं, मैं अच्छी तो नहीं, अतिशय है ये, लेकिन हाँ, अभी तो मैं सीख रही हूँ। जो मंच की बात है, ये सही है कि मंच संचालन मैं करती रहती हूँ, और भय जैसी बात तब नहीं आती है जब मेरे भीतर एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि मैं ये जो बोल रही हूँ वो सही है। और देखिए, कभी भी जब मन संचालन की बात की जाती है तो पहले से सूचना मिल जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा कभी होता है, अक्सर ही ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे बिना सूचना के भी मंच संचालन दे दिया जाता है। तो उसको मैनेज करना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी मंच संचालन के लिए मैं जरूर कहूंगी कि जब व्यक्ति मंच पे जाता है तो उसके पैर कांपते हैं। जो बिल्कुल सहज भाषा में कहूं तो पैर में एक कंपन की स्थिति होती है, हृदय में धड़कन की स्थिति होती है, और माथे पर पसीना भी आता है, क्योंकि मंच पर एक से एक दिग्गज लोग होते हैं और लगता है कि कहीं हमारे बोलने में कोई शब्द ऐसा ना निकल जाए जो लोगों को खल जाए और लगे कि कैसे व्यक्ति को मंच संचालन पकड़ा दिया है। इसका विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी और दर्शकों से ये कहना भी चाहूंगी कि जब भी मंच संचालन की बात हो तो 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व यदि सूचना मिलती है तो उसको एक पॉइंट में नोट कर लेना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, और लिखने के साथ उसको बोलने का अभ्यास शीशे के सामने खड़े होकर करना चाहिए, ताकि उसमें अपनी गलतियों का अनुभव खुद समझ में आने लगता है। उसमें शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, और गलतियां कब उसमें कम होंगी? जब हम कम बोलेंगे, सारगर्भित बोलेंगे, तो गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। कभी कभी होता है, ऐसा देखने में भी आता है कि जब व्यक्ति लंबे वाक्यों का प्रयोग करने लगता है तो उसमें गलतियां स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं, लेकिन जब सारगर्भित होगा और शब्दों का चयन अच्छा होगा तो वह लोगों के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव भी छोड़ेगा, और वह चिरस्थायी प्रभाव छोड़ेगा, जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे कि इसने ये शब्द ऐसा प्रयोग किया। और जब कोई भी व्यक्ति बोल के जाता है तो उसको धन्यवाद अर्पित करने के लिए उनके बोले हुए शब्दों को ध्यान से ग्रहण करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो जब हम उन्हीं के शब्दों को बोलते हुए जब हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तो उस व्यक्ति के भीतर भी लगता है कि हाँ, मुझे कोई सुन रहा है। तो भय जैसी कोई बात मंच पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भय आ ही जाता है, लेकिन जब शब्दों का संयोजन अच्छा होगा, वाक्य का प्रयोग अच्छा होगा और निरंतर जब अभ्यास होता रहेगा तो वह भय हमारे जीवन से दूर होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है मैम। मैं मंच संचालन तो नहीं, पर स्पीच और डिबेट भी करता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपनी जीवन की पहली डिबेट की थी तो पैर कांप रहे थे, हाथ मेरे कांप रहे थे, और जो कुछ भी पढ़ा हुआ था सब भूल गया था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाते हैं तो वो जो सहजता है वो धीरे धीरे आ जाती है। मैम, अगला सवाल, हाल ही में आपने गीतों के जादूगर समीर अंजान जी का इंटरव्यू लिया है, क्या कुछ अनुभव रहा उसका? समीर अंजान जी का इंटरव्यू मेरे जीवन का अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि मुझे बचपन से ही संगीत का शौक रहा है, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत का। लेकिन मैं जब फिल्मी गीतों को सुनती थी तो गीतों में भी एक जीवन का संदेश छुपा हुआ होता है, और समीर के गीत मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और एक स्लोगन भी मेरा था कि समीर के गीत और मजरूह सुल्तानपुरी के संगीत। तो जब मैं उनके साथ मंच पर बैठी तो मुझे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी कि जिसको मैं सुनती थी। क्योंकि होता क्या है कि गाने तो आप सुनते हैं, जो गायक है उसको तो आप देखते हैं, लेकिन जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है गीत को लिखने वाले की, उसको व्यक्ति थोड़ा कम जान पाता है, क्योंकि बस सुनता है, दिखने में वो कम आते हैं।
लेकिन जब गीतकार समीर मेरे इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आते हैं और उनके इंटरव्यू का अवसर मुझे लगता है, तो उस समय मुझे लगा कि आज मैं उनसे सारे सवाल करूंगी जो मेरे भीतर बचपन से कौंधते थे कि अगर ये मिलेंगे तो मैं इनसे इस तरह की बातें करूंगी। और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने उनसे 2 सवाल ऐसे किए थे गीतों के ऊपर। एक गीत है कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, और एक दूसरा गीत है कि मोरा पिया मुंह से बोलत नाही। चूंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य और संगीत दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साहित्य के बिना संगीत नहीं, संगीत के बिना साहित्य नहीं। तो हम परिवेश की बात करते हैं। एक समय ऐसा था कि जब पर्दे की बात की जाती थी, पर्दा प्रथा था, वो तो आधुनिक काल में पर्दा प्रथा खत्म हो गया, लेकिन अभी भी हम बुंदेलखंड में देखते हैं कि घूंघट की प्रथा है, कि सामने संवाद व्यक्ति नहीं कर सकता था, पर्दा इतना ज्यादा होता था। लेकिन जब उस दशक का गाना था कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, कि जब हम घूंघट में हैं तो हम संवाद स्थापित कैसे कर पाएंगे। और आज के परिवेश में जब वो है कि घूंघट नहीं है और हम सामने आते हैं और वो स्त्री प्रश्न करती है कि आज तो हम सामने हैं, फिर भी पिया मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। फिर इन दोनों गीतों में सामंजस्य कैसे है और कैसे कैसे आप परिस्थितियों से प्रभावित होकर के गीत लिखते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया था। वो भी उन्होंने भी परिस्थितियों की बात की थी। और मेरे लिए तो ये बहुत ही, मैंने अभी आपसे कहा भी है कि वो मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण था कि मेरे मन में जितने जितने सवाल आए थे मैंने उनसे पूछ ही लिया था। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है संघर्ष। कभी भी कोई भी व्यक्ति जो भी बड़ा होता है वो बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता है। और जो व्यक्ति जितना ही बड़ा होता है, आप देखते हैं कि संघर्ष से जो व्यक्ति बड़ा होता है उसके अंदर उतना ही झुकाव होता है, उतना ही वो विनम्र होता है, उतना ही वह बिल्कुल ऐसा विनम्र कि लगता ही नहीं है कि वह इतने ऊंचे पद पर आसीन है। तो उस इंटरव्यू में मैंने जब उनसे बातचीत किया तो उस बातचीत के दौरान ये मुझे खुद भी अनुभव लगा कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, व्यक्ति अपने गुणों से महान होता है, और व्यक्ति वह महान है जो अपने सामने वाले को बड़ा बना दे। तो सामने वाले को बड़ा बनाने में उन्होंने गीत के संदर्भ में जो साज आवाज की बात भी की थी, गीत की भी बात की थी, गीत में जो साज होती है और आवाज होती है। तो गीत अगर हम लिखते हैं और उसके गाने वाले की आवाज यदि अच्छी नहीं है तो वो शायद हृदय पर प्रभाव नहीं छोड़ता है। और गीतों का जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो कानों में मधुर रस घोलते हुए हृदय पर आकर छूट जाता है। और आप ये देखिए कि हृदय पर उसका ऐसा अमिट प्रभाव होता है कि जीवन के जितने भी क्षण हैं, जितने भी सुखद क्षण हैं या दुखद क्षण हैं, उनके संबंध उन गीतों से होते हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हम अभी मैं भोजपुरी लोकगीत की भी बात अभी आपको बताऊंगी जो हमारे साहित्य से जुड़ता है। तो ये जब सवाल हम उनसे करते हैं तो बहुत ही सहजता से जब वह उत्तर दे रहे थे तो मुझे लगा कि आज मेरा जीवन जो सार्थक इसलिए हो गया कि जो मैं बचपन से सुना करती थी आज उनको देखने का सौभाग्य मिला, और देखने के साथ ही साथ उनको सुनने का सौभाग्य मिला। जो मैं गीतों के क्रम में बात कर रही थी, एक लोक गीत है जो भोजपुरी, जिसमें है कि अब की छोड़ के जइबा जो बहरवा ए बलम जी, हमरा के पठादा नहीं हरवा ए बलम जी। स्त्री अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है, और वह पीड़ा किस तरह से है कि बालकृष्ण भट्ट एक निबंध लिखते हैं स्त्रियों पर। उसमें वो लिखते हैं कि जब एक स्त्री का पति बाहर विदेश नौकरी करने जाता है तो वह लाला साहब, बाबू साहब, मिस्टर सो एंड सो के संबोधन से विभूषित किया जाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो पत्नी इस रूप में आती है, वो कौवा हकनी और गोबर पत्नी ही रह जाती है। इस पीड़ा को उस लोक गीत में उस स्त्री के माध्यम से है कि मुझे अब तुम जाना तो मुझे मेरे मायके पहुंचा देना, क्योंकि जो मेरी ननद है
वो तेज बोली बोलती है, बांझन कह के मेरी जिठानी मुझको बुलाती है, और नाम मेरा देवर जो है वो कौआ हकनी करता है। उस गीत के ये बोल हैं कि नाम कौआ हकनी धैलस मझला देवरवा। तो इतने तरह के विशेषणों का प्रयोग उस स्त्री के ऊपर होता है। तो ये हमारे बालकृष्ण भट्ट उस निबंध के माध्यम से जब कहते हैं तो गीतों का प्रभाव उस साहित्य पर भी हमको देखने को मिलता है, जिसको उन्होंने जब गीतकार समीर जी आते हैं तो उनसे भी जब मैंने इस विषय पर बात किया था तो उन्होंने भी इस पर बड़ी विशद चर्चा की थी कि साहित्य और संगीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम लोग गीतों की बात भी करते हैं। हाल ही में मैं भी समीर अंजान जी के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि इतने मशहूर होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने भी बताया, वो काफ़ी विनम्र हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। तो इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ क्षण, ऐसा कुछ मोमेंट रहा जिससे आपको लगा हो अरे ये तो इतने प्रसिद्ध हैं, इतने मशहूर हैं, फिर भी इनकी सोच एक आम नागरिक की तरह है? उनके उस इंटरव्यू में बातचीत के दौरान मुझे ये लगा कि इतनी विनम्रता, ये सही बात है कि बहुत बड़े लोगों में होती है, कि वो बार बार कभी भी देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपने किए का श्रेय जब स्वयं नहीं लेता है, अपने किए का श्रेय जब दूसरे को देता है तो वैसे वो महान हो जाता है। जब मैं उनसे सवाल कर रही थी तो वो मेरी महानता सिद्ध कर रहे थे कि आपने मेरे बारे में बहुत रिसर्च किया है, आपने तो इतना पढ़ा है कि मुझे लगता है कि कहीं मैं सब जवाब देने में कहीं पीछे न रह जाऊं। ये महानता उनकी उस समय प्रदर्शित कर रही थी, क्योंकि वह व्यक्ति कैसे पीछे हो सकता है जिसने 4,500 गीतों से भी ज्यादा गीत लिखे हैं, वह स्वयं अपने आप में महान है। लेकिन वो बार बार श्रेय मुझे दे रहे थे, इसलिए मैंने अभी आपसे पहले ही बता दिया था कि व्यक्ति वो बड़ा होता है जो अपने सामने वाले को बड़ा बना दे। तो इसकी महानता उस बातचीत से उनसे मिल जाती है। मैम, अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो जीवती करना कितना ज़रूरी है? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जीवन में गलती बहुत महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है कि ठोकर खाकर मुस्कुराना ही जीवन का नाम है, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करते हैं तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि कभी जीवन की एक गलती हमें पीछे आने पर बाधित कर देती है, और वह बाधा इसलिए कैसे लौट चले हम कुछ कार्य आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोहन लाल द्विवेदी की एक कविता है जिससे मैं हमेशा प्रभावित रहती हूँ, और मैं अपने क्लास में बच्चों को भी बताती हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप उस गलती से, उस असंभव शब्द की बात की, जब हम कोई हमसे गलती होती है तो लगता है कि यह कार्य मेरे लिए असंभव है। जब हम असंभव शब्द को ले आते हैं तो पुनः मैं एक कहानी के माध्यम से उस बात को समझाना चाहूंगी कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो एक कछुआ और खरगोश की कहानी बड़ी प्रसिद्ध थी कि कछुआ और खरगोश में दौड़ने की प्रतियोगिता हो गई। तो क्या कछुआ नहीं जानता था कि मेरी प्रतिस्पर्धा है भी तो किससे है, एक खरगोश से है। लेकिन उसके मन की लगन, उसका धैर्य उस चुनौती को स्वीकार करता है, और उस चुनौती को स्वीकार करने के साथ ही वह खरगोश के समक्ष विजेता साबित हो जाता है, क्योंकि वह असंभव जैसा शब्द उसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हम एक गलती को या असंभव शब्द को हम अपने मन पर आरोपित करते हैं। कहीं कहीं यह गलती हमारे जीवन में उत्प्रेरक का कार्य करती है और कहीं कहीं अवरोधक का कार्य करती है। अब हम आपको बताएं कि जब वह कछुआ और खरगोश, जब कछुआ जीतता है तो खरगोश को अपनी गलती पर आभास हो जाता है, और आभास इस रूप में कि उसके भीतर अतिशय आत्मविश्वास था, और अतिशय आत्मविश्वास कभी भी किसी के लिए भी
घातक होता है। तो खरगोश की एक गलती उसके जीवन में इतनी बड़ी चुनौती प्रदान करती है कि शायद अगर उसको आगे बढ़ना है तो जीवन में आराम नहीं करना है, जीवन में गतिशीलता के साथ बढ़ना है। अगर एक गलती हमसे हो जाती है, कहीं हमसे कोई चूक हो जाती है, तो उस चूक को हम सुधार के रूप में लें कि यह कार्य मुझसे कैसे नहीं होगा। गलती हो गई, मानव स्वभाव है, मनुष्य से ही गलती होती है। तो गलती से हमको सीखने को मिलता है और गलती ही हमारे जीवन में हमको बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। इसलिए गलती होना स्वाभाविक है, बिना गलती के फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप देखिए कि जब बच्चे हैं, सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तो सबसे पहले वो गिरते हैं, उनको चोट लगती है, और चोट लगती है तो फिर भी वो अपने चलने को छोड़ते नहीं है। ठीक है, चोट लगती है, दवा लग जाएगी, ठीक हो जाएगा, उनके चलने की निरंतरता बनी रहती है। तो इस तरह से, और माँ होती है या घर में बड़ी बहन होती है तो वो कहती है कि देखो तुमने ऐसी गलती कर दी, इसीलिए तुम गिर गए हो। लेकिन वो बच्चे के भीतर जिजीविषा है, कुछ करने की उत्कंठा है, कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा है, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ता रहता है। तो जीवन में, या फिर जैसे बच्चा साइकिल चलाता है तो ये माना भी जाता है कि जब तक व्यक्ति गिरेगा नहीं तब तक उसको साइकिल चलाना आएगा नहीं। तो जीवन में गलती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैम, आज के टाइम में स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी है अपने करियर को बनाने की, जल्दबाजी है अपनी लाइफ को बनाने की। आज एक 6th क्लास का बच्चा भी आईआईटी की तैयारी करता है। अगर कोटा में देखा जाए तो बड़ी आम बात है ये। तो ये चीज़ किस हद तक ठीक है? क्या हमको सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने भविष्य पर काम करना चाहिए, या फिर जीवन को जीना भी ज़रूरी है? सही है। देखिए, वो तो बच्चे की ललक होती है। बच्चा स्वयं निर्धारित करता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, और मेरा मानना है कि कुछ चीजें भगवान ने निर्धारित कर ली हैं, तो उसे आरोपित नहीं करना होता है। कहीं कहीं ये माता पिता की गलती भी होती है कि वो अपनी इच्छा भी आरोपित करते हैं कि तुमको ये करना है। दोनों बातें आती हैं, और जब बच्चे का अपना लक्ष्य होता है और वो अपने कार्य के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो वो चाहता है कि हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो माता पिता यदि उस कार्य को करते हैं तो बच्चे के भीतर कोई शीघ्रता नहीं होती है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, वो बड़े धैर्य पूर्वक अपने कार्य को करते हैं। यह जीवन का गणित भी है कि जब हम धैर्य और संयम के साथ चलते हैं तो हम किसी भी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति जागृत होने के कार्य आज हम देखते हैं कि जो आज की पीढ़ी है इसमें संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है। ये जल्दीबाजी में कुछ कार्य करने लगते हैं जो इतनी जल्दी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार ही, प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, हमारे कुछ भी करने से नहीं होगा। जितनी हमारी बुद्धि है उसके अनुरूप हमको कार्य करना है। जैसे अगर एक मशीन को हम 8 घंटे ही चला सकते हैं, 8 घंटे के अतिरिक्त चलाएंगे तो शायद उसके जो और भी औजार हैं खराब हो जाएंगे। तो हमें अपने बुद्धि के अनुसार ही हमको उतना अध्ययन करना है, ताकि जब हम 8 घंटे से ज्यादा या 6 घंटे से ज्यादा पढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी है कि हमारी विस्मृतियां उत्पन्न होने लगती हैं, कि जो हम याद करते हैं वो भूलने लगते हैं। दूसरी बात जो आपने कोटा की कि लोग तो, अधिकांश तो ऐसे भी माता पिता हैं जो जबरदस्ती, कि हम एक दूसरे के, चूंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रतिस्पर्धा के दौर में हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा इतना आगे जाए। तो किसी के चाहने से नहीं होता, ईश्वर निर्धारित करता है, उसका लक्ष्य निर्धारित करता है। तो वो क्लास 6 से ही वो बच्चे को कोटा में भेज देते हैं। और मेरा मानना है कि इंटर तक या हाई स्कूल तक बच्चे को अपने पास रखें और बच्चे की भावना को समझें कि उसका ध्यान कहाँ जाता है, उसके ऊपर अपनी इच्छा को आरोपित न किया जाए। हमेशा अपने बच्चे की इच्छा को जानने का प्रयास करना चाहिए, और जो बच्चा स्वयं से कुछ करेगा वो अपने धैर्य के साथ आगे चलेगा, और जो दिखाने के लिए करेगा वो शीघ्रता से करते जाता है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है रैपिड फायर राउंड का। मैम, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उनका संक्षिप्त में जल्दी उत्तर देना है। ठीक है। यूनिवर्सिटी में संवाद और बातचीत की संस्कृति कितनी जरूरी है? बातचीत की संस्कृति अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि ये जो संवाद है हमें एक दूसरे से निकट लाता है और हमारे अनेक समस्याओं का समाधान करता है और एक दूसरे से परिचित कराता है।
आपके हिसाब से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने समाज को वास्तविक गहराई से प्रभावित किया? अगर देखा जाए तो मैं तो गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा बार बार करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास के बाद मैं प्रेमचंद को ज्यादा कहती हूँ कि उन्होंने समाज को प्रभावित किया। किताब लिखना ज्यादा आसान है या क्लास में बच्चों को पढ़ाना? ये तो सवाल बड़ा विचित्र सवाल है। लिखने में देखिए एकाएक कोई चीज नहीं लिखी जाती है। लिखने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है। उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है कि हम लिखते, पहले हम पढ़ते हैं, गुनते हैं, मथते हैं, तब हम परिस्थितियों से प्रभावित होकर के उनको लिखने का प्रयास करते हैं। और क्लास में जो हमारा एक सिलेबस निर्धारित होता है, उस सिलेबस के आधार पर हमको बच्चों को देना होता है। लेकिन मात्र सिलेबस के ही आधार पर नहीं, हमको जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को भी उन बच्चों को देना होता है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान से ज्यादा उन बच्चों के लिए व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। इसलिए क्लास में पढ़ाना तत्क्षण के लिए अच्छा होता है, लिखना तो थोड़ा सा समय मांगता है। मंच पर बोलना या लिखकर अभिव्यक्त करना, आपको क्या ज्यादा पसंद है? अगर व्यक्ति सीधे सीधे अगर मेरी बात करेंगे तो मैं लिख कर देख कर बोलने में थोड़ा सा घबराहट होती है। लेकिन मैं स्वतः जितनी अच्छे से बात अभिव्यक्ति कर पाती हूँ, शायद लिख कर बोलना उतना अच्छा नहीं होता है। ये हो सकता है कि व्यक्ति अपने लिख ले और लिखने के बाद अभ्यास कर ले, लेकिन उसको बिना देखे बोलना चाहिए। क्योंकि जो भावना हृदय से आती है उसका अलग ही वो, और चीज जब होता है। उस समय जो लिखा होता है वो बस उस क्षण के लिए लिखा होता है, लेकिन वहां परिस्थितियां हमको प्रभावित करती हैं कि हम कैसे फिर अपनी बातों को और अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो तो हमको परिस्थितियों से निकल करके आता है। मैम, आपके हिसाब से जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, जीवन सफल होना चाहिए, सफल के साथ सार्थक होना चाहिए, और सार्थक इस रूप में कि मानवीय मूल्यों को समझते हुए हमें सकारात्मकता के साथ जीवन जीना चाहिए। मैम, मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य पता है क्या है? मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य है भय से मुक्ति। क्योंकि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है ना, तो पूरी कायनात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डर को प्लांट करना शुरू कर देती है। जब वो बच्चा होता है तो उसको भय दिया जाता है कि बेटा खाना खा लो वरना भूत आ जाएगा। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको भय दिया जाता है कि बेटा पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको कहा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लो। माता पिता कहते हैं कि अच्छी नौकरी नहीं मिली तो दुनिया इज्जत नहीं करेगी। दोस्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छी प्रेमिका नहीं मिली तो समाज इज्जत नहीं करेगा। फिर जैसे तैसे अगर नौकरी लग जाती है तो फिर टैक्स भरने का भय। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि भय, और भय तभी हमारे जीवन से समाप्त होगा जब हमारे जीवन में सकारात्मकता होगी। तो इसलिए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को हम भय दिखाते हैं तो बच्चा ये जानता है कि ये माँ भी हमको भय दिखा रही है, इसलिए उस काम को वो बार बार करता है। तो भय हमारे सकारात्मक दृष्टि पर निर्भर करता है, और हमारे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है जब हमारा जीवन सकारात्मक होता है, मानवीय मूल्यों से युक्त होता है, और मानवता जो हम सद्गुणों से युक्त होता है, क्योंकि बच्चे का भी जो परिवेश होता है उसके अनुसार वह आचरण करते चलता है। इसलिए मैं मानवता को, और मैं सबसे बड़ी बात सकारात्मकता को ही महत्व देती हूँ कि कुछ भी होने पर भी जीवन का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का सफ़र बस यहीं तक। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही थैंकफुल हैं हम हमारी गेस्ट के भी, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए, आपके लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। बातचीत एंड एक्सक्लूसिव टॉक के बेहतरीन सफ़र में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड, नई एनर्जी और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और बातचीत करते रहिए। आपकी इनायत का खूब खूब शुक्रिया। नमस्कार।